Good morning, students. Today I will discuss about the proteins, their classification, and how their structure can be determined. First of all, what are proteins? Proteins is made up of a Greek word proteos, which means first. Means proteins are the extremely complex natural polymers that are rated first among the organic compounds which are essential for the growth एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसमें प्रोटीन्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसी वजह से इसका नाम है प्रोटीन्स. हमारी बॉडी के हर पार्ट में हमारे स्किन है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल्स हैं, टेंडोन्स हैं, हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, आर्टरीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. Now you all know that proteins are made up of alpha amino acids. Now alpha amino acids are approx 20 or you can say 25, 6 nowadays they are discovered. तो सिर्फ इतने से अमीनो एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हमारे इतने सारे हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है दैट इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स बिकॉज देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर, types and the specific sequence in which alpha amino acids are joined together to form peptide linkage. अब जितने भी अमीनो एसिड हैं वो किसी भी सीक्वेंस में कंबाइन कर सकते हैं और कोई उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन या उनका कितना भी नंबर हो सकता है, इसी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड है, तो देर आर मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो इसीलिए जो प्रोटीन्स हैं they are polypeptides. But now what is the difference between proteins and polypeptides? कि when a number of alpha amino acids are joined and if after peptide bond formation their molecular mass remains up to 10,000. अगर 10,000 तक मास होता है तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. एंड इफ़ मोलिकुलर मास एक्सीड्स 10,000, अगर मोलिकुलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो देन दैट पॉलीपेप्टाइड्स आर नोन एज प्रोटीन्स. तो बेसिक डिफरेंस प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में पता चल गया. इफ़ मोलिकुलर मास इज़ अप टू 10,000 देन पॉलीपेप्टाइड, इफ़ एक्सटेंड्स बियॉन्ड 10,000 then it is a protein. Now how you can classify proteins, how proteins can be classified? So proteins can be classified on basis of first on basis of molecular structure. Molecular structure के according जो proteins होते हैं they can be classified as fibrous protein and globular protein. तो what are fibrous protein नेम से ही पता चल रहा है. These proteins जो हैं दे आर फाइबर लाइक, तो दे आर लीनियर थ्रेड लाइक प्रोटीन. ये लीनियर थ्रेड लाइक प्रोटीन है. ठीक है, विच लाई साइड बाय साइड, वो साइड बाय साइड लाई करेंगे ताकि दे कैन फॉर्म फाइबर. ओके, द पॉलीपेप्टाइड चेन जो इसमें है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जैसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, तो उनके बीच में यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं ये. एंड दे आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस इन पीएच. अगर आप थोड़ी बहुत टेम्परेचर में और पीएच में चेंज कर दें तो ये स्टेबल रहते हैं, इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इनके स्ट्रक्चर पे. कुछ एग्जांपल आप लर्न करेंगे फाइब्रस प्रोटीन के, जैसे केराटिन है हमारी स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में प्रेजेंट होता है, और कोलेजन है हमारे टेंडॉन्स में प्रेजेंट होता है, मायोसिन है हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन.
नाउ व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, नेम से ही पता चल रहा है कि अब इसमें क्या होता है, इसमें तो पॉलीपेप्टाइड चेन लाई साइड बाय साइड ताकि फाइबर बन सके, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड कर लेती है अपने आप को, ठीक है, इन सच ए वे सो एज टू गिव ग्लोबुलर शेप, यानी कि इनकी क्या शेप होती है, स्फेरिकल शेप या ग्लोबुलर शेप। तो जब ये फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो इस तरह से फोल्ड करते हैं ये कि जो इनके लिपोफिलिक पार्ट है, यानी लिपोफिलिक पार्ट जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग पार्ट, तो वो आपका कहाँ आ जाता है, आउटवर्ड्स आ जाता है। इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है आउटर होने की वजह से दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थे। जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन अपनी फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर 4 टाइप की ब्रांच वो होती हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजिंग रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी इसके अंदर, और वैंडर वाल्स इंटरेक्शंस रहेंगी, और डाइपोलर फोर्सेस रहेंगे। तो 4 टाइप के फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होंगे। एंड ये क्या थे, फाइब्रस प्रोटीन, दे आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड pH एंड टेम्परेचर, ये स्टेबल थे। दे आर सेंसिटिव, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी pH और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसके क्या रहेंगे, एक तो हीमोग्लोबिन है हमारा, ठीक है। सारे एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जितने हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन वगैरह हैं, ये सारे के सारे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन है, एग्स में प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना जब आप उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, वाटर में डाला तो वो आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ molecular structure. They can be classified into fibrous and globular. So you have to know about the 4 or 5 points of distinction between fibrous and globular protein with their example. Important from your paper point of view. Then second classification of protein is on basis of chemical composition. केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, और यू कैन से कि केमिकल कंपोजिशन और द प्रोडक्ट्स दे गिव अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब आप प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उस बेसिस पर ये आपके 3 टाइप के होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स, conjugated proteins and derived proteins. Simple proteins क्या होता है, which upon hydrolysis gives only alpha amino acids. जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपको सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड मिले, उसके अलावा कोई और यूनिट ना मिले। एग्ज़ाम्पल एक आधा आप इसका लर्न कर लेंगे, जैसे एल्ब्यूमिन है, केराटिन है, ये आपके सिंपल एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। पहले डेराइव्ड बता रही हूँ। व्हाट आर डेराइव्ड? दे आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स obtained by partial hydrolysis of proteins. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से बनते हैं। अब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो अल्फा एमिनो एसिड ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इधर विद एसिड्स, अल्कलीज और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, पहले ये प्रोटियोजेज में ब्रेक होते हैं। प्रोटियोजेज के बाद दे ब्रेक्स इनटू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के बाद दे ब्रेक इनटू पॉलीपेप्टाइड्स,
और पॉलीपेप्टाइड्स के बाद फिर आपके स्मॉलर पेप्टाइड्स बनेंगे एंड देन फाइनली अल्फ़ा एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो ये जो आपके बीच में बनते हैं यानी कि प्रोटीन्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, दीज आर नोन एज डेराइव्ड प्रोटीन्स। Now we move on to conjugated proteins. Conjugated proteins क्या होते हैं? These are the proteins which upon hydrolysis gives you some non protein part in addition to alpha amino acids on a hydrolysis. हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, अल्फ़ा एमिनो एसिड तो मिलेगा आपको, साथ में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स आपको हाइड्रोलिसिस पर क्या देंगे? अल्फ़ा एमिनो एसिड देंगे और साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट देंगे। वो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका शुगर हो सकता है कोई, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका कोई लिपिड हो सकता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका कोई फास्फोरिक एसिड रेजिड्यू हो सकता है, और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका कोई पिगमेंट हो सकता है, कोई कलरिंग मैटर हो सकता है। तो अगर वो न्यूक्लिक एसिड है तो एट दैट टाइम कंजुगेटेड प्रोटीन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू अल्फ़ा एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देन अगर शुगर है तो आप ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, अगर लिपिड है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो लिपोप्रोटीन, अगर आपका फास्फोरिक एसिड ग्रुप है तो आप फास्फोप्रोटीन, और अगर कोई पिगमेंट है तो आप उसको क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। जैसे पिगमेंट आपने हीमोग्लोबिन में पढ़ा हुआ होगा, हीमोग्लोबिन में हीम यूनिट आपके प्रेजेंट है, अलोंग विद अल्फ़ा एमिनो एसिड्स आपको हीम मिलेगा हाइड्रोलिसिस पर जब आप हीमोग्लोबिन की हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होंगे? विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू some non-protein part in addition to alpha amino acid. That non-protein part if is nucleic acid उसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे, शुगर है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड है तो लिपोप्रोटीन, कुछ फास्फोरिक एसिड रेजिड्यू है तो हम उसको फास्फोप्रोटीन कहेंगे, एंड इफ इट इज़ एनी पिगमेंट देन हम उसको क्रोमोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ proteins can be classified on basis of the products they give upon hydrolysis. Now test for proteins, अगर आप लैब में टेस्ट करना चाहें तो आपके 2 या 3 मेन टेस्ट है। फर्स्ट इज़ बाइयूरेट टेस्ट। बाइयूरेट टेस्ट क्या होता है? आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है प्रोटीन का और उसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है। इफ़ यू गेट वायलेट कलर देन प्रोटीन इज प्रेजेंट। सेकंड, यू डू जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है? आपको प्रोटीन के ऊपर डालना है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड यू विल गेट येलो कलर। आप लोगों ने कभी नोट किया हो लैब में, अगर आप लोगों के हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिर जाता है तो आपका हाथ येलो हो जाता है। तो वो येलो इसी वजह से होता है कि हमारा जो स्किन है उसके अंदर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है यानी कि, और वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट हम करते हैं मेन प्रोटीन्स के लिए। ये क्या होता है? जब हम प्रोटीन्स को बॉईल करेंगे विद निनहाइड्रिन, प्रोटीन लेना है अपना, निनहाइड्रिन उसके अंदर डालना है और निनहाइड्रिन डालने के बाद हमें बॉईल करना है। इफ़ वी गेट ब्लूइश वायलेट कलर
then proteins are present. So these are three main tests which you perform for proteins. Now structure of proteins and peptides. पेप्टाइड्स का स्ट्रक्चर भी निकालेंगे हम, इससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि द सीक्वेंस इन विच द वेरियस एमिनो एसिड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटीन आर लिंक्ड टू ईच अदर. जैसे एक प्रोटीन में सपोज करो 100 एमिनो एसिड्स आपके प्रेजेंट है, तो फर्स्ट पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, सेकंड पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, थर्ड पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये डिटरमाइन आपने करना होता है. तो दिस इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप क्या क्या 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से तो डिफरेंट एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है जिनसे मिलके वो प्रोटीन बना हुआ है. ठीक है. देन हाउ मैनी मोल्स ऑफ ईच एमिनो एसिड. पहले आपने एमिनो एसिड पता लगाए, देन हर एमिनो एसिड का कितना मोल प्रेजेंट है. ठीक है. एंड देन उसके बाद सीक्वेंस पता लगाना है इन विच एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड. तो 3 चीज़ें आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में पता होनी चाहिए कि कितने डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं जिनसे वो प्रोटीन बना है, देन हर एमिनो एसिड का कितने मोल प्रेजेंट है, एंड देन फाइनली किस सीक्वेंस में वो एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो आज के इस वीडियो में आपको ये फर्स्ट 2 स्टेप्स मैं बता रही हूँ कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द एमिनो एसिड कंपोजिशन. सीक्वेंसिंग हम अपनी लास्ट वीडियो में करेंगे. एक और वीडियो इस चैप्टर में की मैं प्रिपेयर करूँगी. तो आज मैं आपको बता रही हूँ एमिनो एसिड कंपोजिशन कि एमिनो एसिड हम कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से हैं और कितने मोल हैं. सीक्वेंसिंग विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. तो एमिनो एसिड कंपोजिशन के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करनी है 6 नॉर्मल HCl के साथ अप्रॉक्स 400 केल्विन टेम्परेचर पे. ठीक है. या तो आपने एसिडिक मीडियम में, या आपको हाइड्रोलिसिस करनी है विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अल्कलाइन मीडियम में नहीं करनी आपको. अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन्स की जो एमिनो एसिड्स बनेंगे रेसिमाइजेशन हो जाएगी एंड आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आएंगे. तो यू हैव टू हाइड्रोलाइज द प्रोटीन विद 6 नॉर्मल HCl एट 400 केल्विन टेम्परेचर और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. हाइड्रोलिसिस के बाद जो अब आपको मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स मिलेंगे, उन मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स को आपने सेपरेट करना है बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. पहले हाइड्रोलिसिस एंड देन सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं? मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स को एक बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है आपका, उसके थ्रू आप अब ये एमिनो एसिड्स ये सॉल्यूशन डाल देंगे. अब हर एमिनो एसिड एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पर मिक्स होगा, वहाँ हमने निनहाइड्रीन सॉल्यूशन डालना है. तो हर एमिनो एसिड का अपना एक पर्टिकुलर वही ब्लूइश वायलेट कलर आ जाएगा और उस ब्लूइश वायलेट कलर की इंटेंसिटी को अब हमने नोट करना है बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. अब इंटेंसिटी जो कलर की आएगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट. और फिर हमने क्या करना है? उस इंटेंसिटी को, जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है कलर की, उस इंटेंसिटी को प्लॉट करना है विद रिटेंशन टाइम. रिटेंशन टाइम क्या है? जो टाइम उसको चाहिए इल्यूशन के लिए जब आप उसको क्रोमेटोग्राम में डाल रहे हैं. तो जब आप उसको करेंगे तो यू विल गेट
पीक्स लाइक दिस, इस टाइप से आपको कुछ पीक्स मिल जाएंगे। अब जो पोजीशन ऑफ पीक्स हैं दैट विल गिव यू द इंडिविजुअल एमिनो एसिड, वो आपको ये बताएगा कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि हर पीक एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कॉरस्पॉन्ड करेगी। और जो एरिया अंडर द पीक है दैट विल गिव यू देयर रिलेटिव अमाउंट्स। पता चल गया क्या है? जो पोजीशन है पीक्स की वो तो आपको क्या बताएगी कि कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, एंड देन एरिया अंडर द पीक वो आपको क्या बताएगा? रिलेटिव अमाउंट बताएगा प्रोटीन का। नाउ आपको वेट पता चल गया अमीनो एसिड का। वेट से आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स से आपको के पास रिलेटिव नंबर आ जाएगा अमीनो एसिड्स का। देन हम मॉलिकुलर वेट प्रोटीन का डिटरमाइन कर लेते हैं बाय लॉट ऑफ मेथड्स दैट यू हैव स्टडीड, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से कर लिया हमने, कोई लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमने उसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेना है। एंड देन फ्रॉम द मॉलिकुलर मास हमें मॉलिकुलर फार्मूला एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एमिनो एसिड हमें पता चल जाएंगे। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑटोमेटेड कम्प्लीटली, ये ऑटोमाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। एमिनो एसिड एनालाइज़र होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपके होंगे। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फॉलोड बाय आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी इंटेंसिटी डिटर्मिनेशन कलर की, एंड दिस ग्राफ विल बी रिकॉर्डेड ऑन मॉनिटर। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो सिर्फ आपका बहुत, ये जो एमिनो एसिड एनालाइज़र है बहुत ही बेस्ट टेक्निक है आपकी एमिनो एसिड कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए। आपको इतना कम 10⁻⁻⁶ ग्राम जो है पेप्टाइड चाहिए होता है जस्ट टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड। इतनी कम क्वांटिटी में आपको चाहिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आपको चाहिए थी कि कितने डिफरेंट एमिनो एसिड प्रेजेंट है और कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप है एमिनो एसिड कंपोजिशन में, मैंने आपको आज बताया। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब ये जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है ये किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Thank you.